शादी करने के बाद अगर पहला बच्चा आपका 33-34 इयर्स से भी पहले अगर प्लान हो जाए तो वो आपके लिए सबसे हेल्दी है। लेकिन अगर साल भर के साथ रहने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है मतलब कहीं प्रॉब्लम है। मेरी शादी हो गई है, मैंने अभी तो प्लान नहीं किया है, मैं 30 साल की हो गई, तो आप मुझे कुछ एडवाइस करेंगे कि कैन आई डू सम टेस्ट और समथिंग जिससे मुझे पता चले कि मेरे पास समय है कि मुझे जल्दी करना चाहिए। आई गेस सबका अलग होता होगा ना। जैसे व्हाट इज द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम दैट यू सी इन फर्टिलिटी क्लिनिक्स में? आई थिंक पीसीओडी बहुत कॉमन है। तो 30-40% केस में हम देखते हैं कि मेल फैक्टर है, खाली और खाली। आपको पता है कि आईवीएफ खाली और खाली जितना हमारा ओपीडी लोड है उसमें से मे बी 30% कपल्स को आईवीएफ की जरूरत है, 70% लोगों को आईवीएफ की जरूरत नहीं है। उनको हम साधारण एडवाइस के जरिए, हमें बहुत आईवीएफ से ऐसा लगता है कि आईवीएफ जैसे कोई जादू की छड़ी है, जैसे डॉक्टर ने घुमाया और हमारी प्रेगनेंसी हो गई। आईवीएफ जादू की छड़ी नहीं है, खाली और खाली एक इलाज है। स्ट्रेस से प्रेगनेंसी ना हो ये भी एक कारण है और आईवीएफ से ना हो ये भी हो सकता है। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है बट एक इकलौता कारण नहीं है। हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सृष्टि एंड आज मेरे साथ डॉक्टर नेहा गुप्ता फ्रॉम मेडिवर्ल्ड फर्टिलिटी है। शी इज़ अ सीनियर कंसल्टेंट एंड एक्सपर्ट इन आईवीएफ ना। आज कुछ हम डिस्कशन करेंगे, मे बी हमें कुछ जानकारी मिलेगी जिससे हमारा भी फ़ायदा हो जाए। So, hi ma'am, how are you? Hi Srishti, how are you? So, I am also doing good. So, आज थोड़ा मुझे आपके साथ डिस्कशन करना था अबाउट राइजिंग इनफर्टिलिटी इन द सोसाइटी। क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है ना? तो आप कुछ मुझे बताओ, आपके पास कितने आजकल ऐसे पेशेंट्स आने लगे हैं जिनको एक्चुअली कंसीव करने में प्रॉब्लम फेस हो रही है? देखो, आज के ज़माने में अभी बहुत सारे कपल्स हैं जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारे लोग शादी लेट कर रहे हैं, शादी करने के बाद भी बच्चा प्लान नहीं कर रहे हैं। लड़कियां करियर ओरिएंटेड हैं, शादी के बाद वो कुछ समय लेना चाहती हैं प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए। इसलिए आई फील ये इनफर्टिलिटी का जो लोड है ये हमारी सोसाइटी में बढ़ रहा है और बहुत सारे कपल्स हमारे पास इस प्रॉब्लम के साथ आ रहे हैं। बट अब ये तो जैसे सोसाइटी चेंज होगी, लोगों का नज़रिया तो बदलेगा। दैट डज नॉट मीन आप एडवाइस करोगे सबको कि जल्दी शादी कर लो, तुरंत बच्चा पैदा कर लो। बट कुछ कर सकते हैं इसके बारे में, मतलब किसे करना चाहिए? बदल नहीं सकते हम, सोसाइटी को नहीं बदल सकते ना। हम ये कह सकते हैं कि आपका ये टाइम फ्रेम है, आपको इस टाइम पर शादी कर लेनी चाहिए, या ये उम्र है अब बच्चा पैदा कर लेना चाहिए। ये इंडिविजुअलाइज्ड है, ये एक आदमी औरत इनकी चॉइस है। सो हम उसको नहीं बदल सकते। बट हम उनको ये सलाह दे सकते हैं कि भाई अगर आप शादी करना चाहते हो और शादी समय से कर लो, अगर से 30-32 साल से पहले कर लो, और शादी करने के बाद अगर पहला बच्चा आपका 33-34 इयर्स से भी पहले अगर प्लान हो जाए तो वो आपके लिए सबसे हेल्दी है। और शायद उससे हमें इनफर्टिलिटी जितनी हो रही है उसकी प्रॉब्लम को हम शायद थोड़ा कहीं कम कर पाएँ। सो आई गेस व्हाट शी मीन्स टू से इज कि मेडिकल साइंस एडवांस तो हुआ है बट कुछ हद तक है। आई मीन ऐसे ही तुम 40-45 तक नहीं खींच के जा सकते, नहीं कर सकते, बिकॉज भगवान ने हमें ऐसा बनाया है कि वो बताते हैं कि कब तक आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, कब आपका एग ख़त्म हो जाते हैं और आपका प्रेगनेंसी वो प्लान करने का ड्यूरेशन ख़त्म हो जाता है। तो मेडिकल साइंस के ज़रिए हम कुछ उम्र के बाद आपको ट्रीटमेंट के ज़रिए प्रेग्नेंट तो कर सकते हैं, बट जितनी जल्दी प्रेगनेंसी होगी उतने कॉम्प्लिकेशन कम है भाई। जितनी लेट प्रेगनेंसी होगी उसमें उतनी कॉम्प्लिकेशंस आने की या प्रेगनेंसी ना होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। सो आप कुछ गाइडेंस दे सकते हो, जैसे अगर नेचुरली प्रेग्नेंट होना है तो कब तक, मतलब क्या टाइम फ्रेम इन माइंड रखना चाहिए सबने? देखो, अगर एक कपल साथ रह रहा है तो 1 साल के अंदर अंदर अगर वो कोई कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं यूज़ कर रहे, कोई कॉन्डम्स, कोई कॉपर्टी, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ये नहीं यूज़ कर रहा, तो 1 साल के अंदर अंदर 90% कपल कंसीव कर जाते हैं। लेकिन अगर साल भर के साथ रहने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है मतलब कहीं प्रॉब्लम है। सो अगर साल भर के बाद प्रेगनेंसी ना हो, आप अपने डॉक्टर से जाकर मिलो, समझो परेशानी क्या है, एक्चुअली परेशानी है भी या नहीं, क्या
कुछ पेशेंट हमारे पास ऐसे भी आते हैं जिनको कोई परेशानी नहीं होती, बट उनको सेक्सुअल एडवाइस ही ठीक से नहीं मिलती है, तो वो आपस में संबंध अच्छे से नहीं रख पाते हैं या संबंध पूरा नहीं कर पाते हैं और इसको समझते नहीं हैं, या कुछ ऐसे टैबूज होते हैं दिमाग में उनके जिसमें उन्हें लगता है कि सब ठीक है, लेकिन उनमें कई छोटी छोटी परेशानियां होती हैं। सो हम बात कर कर समझ कर पेशेंट को ये बता सकते हैं कि कहाँ परेशानी आ रही है। राइट, सो आई थिंक इसमें हमें ऐसा समझना चाहिए कि इवन इफ तुमने डायरेक्टली मतलब बच्चा तुम प्लान नहीं कर रहे हो, एक बार आप डॉक्टर से सलाह तो ले ही सकते हो कि जो भी हम सही तरीके से कर रहे हैं ना। आई थिंक प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग इज बिल्कुल इम्पॉर्टेंट। ठीक कहा आपने। सो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग मतलब जब हम बच्चा प्लान नहीं कर रहे हैं लेकिन ये समझना चाहते हैं कि बच्चा प्लान करने के लिए हमें क्या एडवाइस दे रहे हैं डॉक्टर, क्या सप्लीमेंट्स दे रहे हैं, क्या अच्छे दिन बता रहे हैं, सेफ पीरियड कौन सा है, फर्टाइल पीरियड कौन सा है, क्या आपको कोई और लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप पहले से करेक्ट कर लो, जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, भाई इसको अगर आप पहले से करेक्ट कर लो फिर प्रेगनेंसी प्लान करो तो नेचुरली प्रेगनेंसी होने की भी संभावना ज़्यादा है। राइट, दैट्स देयर। कोई टेस्ट आप बता सकते हो जो यू नो फॉर इंस्टेंस आप एग्जांपल मेरा ही ले लो, मेरी शादी हो गई है, मैंने अभी तो प्लान नहीं किया है, मैं 30 साल की हो गई, तो आप मुझे कुछ एडवाइस करेंगे कि कैन आई डू सम टेस्ट और समथिंग जिससे मुझे पता चले कि मेरे पास समय है कि मुझे जल्दी करना चाहिए। आई गेस सबका अलग होता होगा ना। बिल्कुल, देखिए 30 इयर्स बहुत खराब उम्र नहीं है, बहुत अच्छी एज है, बट अगर अभी आप प्रेगनेंसी नहीं भी प्लान करना चाहते हो तो एटलीस्ट अपने एक बेसलाइन अल्ट्रासाउंड करा लो, हस्बैंड का सीमेन टेस्ट करा लो, एक हार्मोन प्रोफाइलिंग करा लो जिससे कि ये पता हो कि आपको कोई और हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है। ये बेसिक जांचों से हम ये बता सकते हैं कि भाई सब ठीक है, कोई मेजर परेशानी नहीं है, आपकी अंडेदानी कमज़ोर नहीं है, बच्चेदानी में रसौली नहीं है, हस्बैंड के स्पर्म ठीक हैं, कोई मेजर परेशानी नहीं है। तो हम फिर समय के साथ जब आप मेंटली रेडी हो प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए, जितना जल्द से जल्द कर पाओ प्रेगनेंसी प्लान कर लो। राइट, सो इफ यू वांट टू टेक योर ओन टाइम, एटलीस्ट देख लो कि सब सही है ना, कि ऑलरेडी मतलब स्थिति बिल्कुल खराब हो और आप टाइम वेस्ट करके और यू नो खराब करते जाओ, दैट इज अ गुड थिंग आई गेस। सो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग शुड बी डन बाय कपल्स, यस, राइट। सो एनी लाइफस्टाइल एडवाइसेस जो आप देना चाहेंगे? देखिए बहुत सारे कपल्स हमारे पास आते हैं जो कहते हैं मैडम हमारे पास तो खाने का भी टाइम नहीं है, यू नो हम तो सुबह ऑफिस चले जाते हैं, रात को 11-12 बजे घर वापस आते हैं, वो आप क्या खा रहे हो, किस प्रोपोर्शन में खा रहे हो, इस बात सबसे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अगर हमारी एक न्यूट्रिशियस डाइट हो जिसमें हम कहें भाई हम फल भी खा रहे हैं, सब्ज़ी भी खा रहे हैं, हरी सब्ज़ी भी खा रहे हैं, दूध दही पनीर ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, तो स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं है, अगर हम ऐसा करते हैं तो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आगे जाकर फर्टिलिटी नहीं बाकी हेल्थ प्रॉब्लम होने की भी संभावना कम है। और अगर अभी शुरुआत से हम इतना अपने काम में व्यस्त हो जाएं कि हमारे पास अपनी सेहत के लिए टाइम नहीं हो, तो आई फील आगे जाकर फर्टिलिटी इश्यूज भी हो सकते हैं और आगे लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। खुद के लिए समय निकालना तो बहुत इम्पोर्टेंट है इन दिस लाइफ, है ना। रैट रेस में अगर हम लग गए तो क्या कोई अंत नहीं है, देयर इज नो एंड, That's यू कैन नेवर बी सेटिस्फाइड। तो जो है उसके साथ खुश रहें, अपना जो काम है उसको ज़रूर करें। हम ये नहीं कहते कि आप काम छोड़कर बच्चा प्लान करें, लेकिन जब अगर बच्चा प्लान करना चाहते हो तो अपनी डाइट पर, एक्सरसाइज पर ध्यान दो और अपनी न्यूट्रिएंट्स जो ले रहे हो, प्रोटीन ज़्यादा लो भाई, कार्बोहाइड्रेट्स फैट कम लो, थोड़े फल खाओ, ड्राई फ्रूट्स लो, हैंडफुल ऑफ नट्स खाओ, उससे हमारे जनरल हेल्थ बेटर रहेगी। एंड आई एम श्योर पेरेंट्स जितने हेल्दी रहेंगे उतना यू नो जेनेटिकली पासिंग ऑन गुड हेल्थ टू द बेबी। एब्सोल्युटली, राइट। सो कुछ हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं, जैसे व्हाट इज द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम दैट यू सी इन फर्टिलिटी क्लिनिक्स में? आई थिंक पीसीओडी बहुत कॉमन है। अभी जितनी यंग गर्ल्स हमारे पास आ रही हैं, हम देख रहे हैं कि उनको पीरियड का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, वजन बढ़ रहा है, बहुत एक्ने हो रहे हैं, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो रही है, पीरियड टाइम से नहीं आता, 2-3-4 महीने में पीरियड आता है। तो ये सारे फीचर्स अगर किसी यंग लड़की को हैं तो उनको पीसीओडी के बारे में सोचना चाहिए।
और अपने डॉक्टर से जाकर मिलना चाहिए। ये सारे हार्मोनल इश्यूज हैं, ये हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, जंक ज़्यादा खाएंगे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होगी, बैठकर पूरा दिन काम करते रहेंगे, तो ये सारे हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे, पीसीओडी बढ़ेगा, पीरियड टाइम से नहीं आएगा और आगे जाके इनफर्टिलिटी होने की संभावना बढ़ेगी। तो पीसीओडी तो बिल्कुल लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है भाई, आप इसको 100% करेक्ट कर सकते हो। ओके, व्हाट आई फील कि अगर आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वजन बढ़ रहा है, बहुत एक्ने हो रहे हैं, या कोई एक्सेसिव लोअर एब्डोमिनल पेन है, डिस्मेनोरिया है, पीरियड के टाइम पे एक्सेसिव पेन है जो दवाइयों के जरिए भी कंट्रोल नहीं हो रहा, ऐसे केस में आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी और प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे पीसीओडी है, एंडोमेट्रियोसिस है, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, एडिनोमायोसिस है। ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम अल्ट्रासाउंड के जरिए ही डायग्नोज करके आपको बता सकते हैं। एंड आई थिंक एक बार हम डॉक्टर से मिल लेते हैं, डॉक्टर भी हमें बताता है प्रॉब्लम है, तो थोड़ा माइंड में रीइंफोर्स होता है, शायद हम ज़्यादा सीरियसली उस पर वर्क ऑन करेंगे। बिल्कुल, अगर आप डॉक्टर से मिलेंगे और डॉक्टर बताएंगे कि भाई आपको हार्मोनल प्रॉब्लम है, आपको ये डाइट करेक्ट कर कर या एक्सरसाइज कर कर ही ठीक हो जाएगा, दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, एक्सीलेंट ना, दैट इज़ व्हाट वी ऑल वांट। कोई दवाई नहीं खाना चाहता, कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहता, लेकिन अगर हम उसको समझ पाएंगे, टाइमली एक्ट कर पाएंगे, तो हम अच्छी हेल्थ में होते हैं। नहीं समझ पाते हैं, फिर आगे दवाइयाँ शुरू करनी पड़ती हैं। सो जैसे आपके पास कुछ ऐसे प्रोग्राम्स या प्लान्स होते हैं फॉर सच पेशेंट्स व्हिच यू कैन प्रिस्क्राइब देम? सो हमारे साथ बहुत सारे डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट काम करते हैं, लाइफस्टाइल कोच काम करते हैं, काउंसलर्स होते हैं, जो आपकी इन प्रॉब्लम्स को समझकर आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन समझाकर, हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होती है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो ठीक कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ठीक टाइम के लिए कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज़ें हम आपको, जो हमारे बाकी और लोग हैं जो क्लिनिक में आपको हेल्प कर सकते हैं, उनके ज़रिए भी आपको बहुत हेल्प हो सकती है। यानी इधर उधर से ज्ञान लेना आधा अधूरा हो, उससे बेटर एक सही जगह से ले, है ना? आई गेस डे टू डे गाइडेंस भी मिलेगा, तो इट कैन मेक ऑल द डिफरेंस, है ना? इट मेक्स मोस्ट ऑफ द डिफरेंस, राइट। सो चलिए, ये तो पीसीओडी की बात हुई, और कैसे पेशेंट्स आते हैं? एक चीज़ मैंने स्पेशली नोटिस की है कि ना, औरतें उनके हज़ार टेस्ट करवा के रखते हैं और आदमी का कोई भी टेस्ट नहीं होता है। इज़ दिस राइट? डॉक्टर सृष्टि, आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट वी शुड एम्फसाइज। हमारे पास जितने कपल्स आते हैं ओपीडी में, हर कोई एक लिस्ट निकालता है, अपने बैग से इतना बड़ा फोल्डर निकाल कर बताता है, मैडम ये मेरे सारे टेस्ट हुए हैं, ये मेरा अल्ट्रासाउंड है, ये मेरी दूरबीन की जांच है, ये मेरे ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स हैं। बट जब हम उनको पूछते हैं कि हस्बैंड की रिपोर्ट कहाँ है, तो मोस्ट ऑफ देम विल से कि हमारे हस्बैंड को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मैडम, वो तो बिल्कुल ठीक है। ठीक की कोई डेफिनेशन नहीं है। सेमेन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका कोई फिजिकल सिम्टम नहीं है, मतलब आप शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट हैं, लेकिन स्पर्म में आपके प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है शुक्राणु हो ही ना स्पर्म में, या हो सकता है उनकी मात्रा इतनी कम हो कि वो प्रेगनेंसी ना ही कर पा रहे हो। तो 30-40% केस में हम देखते हैं कि मेल फैक्टर है, खाली और खाली, या 30-40%। आप देखो, मतलब ऑलमोस्ट आधी परेशानी मेल में हो सकती है, और हम उसी को नहीं टेस्ट कराते। हम टालते रहते हैं कि पहले लेडी का टेस्ट हो जाए, जो ब्लेम गेम है वो हम दूसरे के ऊपर डाल दें, अपने बारे में सबसे बाद में सोचें। तो ये गलत है। अगर बच्चा ठहरता है तो जितना अंडे का काम है उतना ही शुक्राणु का काम है। अगर स्पर्म ठीक नहीं होगा तो हम चाहे लेडी को कोई भी दवाई दे दें, कोई भी टेस्ट करा लें, कुछ नहीं होगा। यस, सो इट्स इम्पोर्टेंट, इट्स अ कपल, है ना? कपल का एवेल्युएशन होना चाहिए, सिर्फ लड़की औरत का हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड। एनीवे, सो फर्दर और आप ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या रहते हैं? थोड़ा ना पेशेंट समझते नहीं है, कभी कभी डॉक्टर के पास क्लिनिक में उतना टाइम नहीं होता है कि विस्तार में समझा पाए। इफ़ आप समझा सकते हो तो। देखो, बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आने से डरते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो हमारे पास या आईवीएफ स्पेशलिस्ट के पास आए तो हम डायरेक्टली उठा के उनका आईवीएफ कर देंगे। ऐसा नहीं है। आप
भी सेम फील्ड में काम करते हो, आपको पता है कि आईवीएफ खाली और खाली जितना हमारा ओपीडी लोड है उसमें से मे बी 30% कपल्स को आईवीएफ की ज़रूरत है, 70% लोगों को आईवीएफ की ज़रूरत नहीं है। उनको हम साधारण एडवाइस के ज़रिए, उनकी कुछ जो परेशानियां हैं उनको सुझाव के ज़रिए ही प्रेगनेंसी हो जाती है। कुछ पेशेंट को साधारण दवाइयों के ज़रिए, विटामिन सप्लीमेंट्स के ज़रिए, अंडा नहीं बन रहा है तो अंडा बनने की दवाई के ज़रिए, या स्पर्म में परेशानी है तो स्पर्म क्वालिटी इंप्रूव करने के ज़रिए हम कई तरीके से प्रेगनेंसी कर सकते हैं। आईयूआई, जिसमें हम खाली शुक्राणु वॉश कर कर बच्चेदानी में रखते हैं, उससे भी प्रेगनेंसी हो जाती है। किसी किसी पेशेंट में कुछ बनावटी खराबी होती हैं बच्चेदानी में, या ट्यूब बंद होती हैं, उनको हम लैप्रोस्कोपी या ऑपरेशन के ज़रिए ठीक कर सकते हैं। रसौली को निकाल कर बच्चेदानी ठीक कर सकते हैं। कोई झिल्ली है बच्चेदानी में तो उसको कट कर कर नेचुरली प्रेगनेंसी हो सकती है। तो इनफर्टिलिटी के कई कारण हैं और उनके कई प्रकार के ट्रीटमेंट हैं। आईवीएफ खाली और खाली 30% कपल में ज़रूरत है, 70% को आईवीएफ की ज़रूरत नहीं है। राइट। जैसे कुछ मेरे पास पेशेंट्स आए हैं जिनको ऐसे ना पर्सनली भी फील कि आईवीएफ से उनका फ़ायदा होगा, बट पेशेंट ना ये बात को पकड़ के बैठ जाते कि आईवीएफ तो लास्ट ऑप्शन ही है, कुछ और बताओ। क्या ये सही है? मतलब कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको जेन्युइनली आईवीएफ की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, आईवीएफ लास्ट रिसोर्ट नहीं है। आईवीएफ कई बार पहला इलाज होता है जो पेशेंट को ज़रूरत होती है। तो कुछ ऐसे डिजीज़ेज़ हैं जिसमें हम आपकी मदद लैप्रोस्कोपी या दवाइयों के ज़रिए या साधारण इलाज के ज़रिए नहीं कर सकते। जैसे सिवियर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, जहाँ शुक्राणु बन रहे हैं बट उनकी मात्रा इतनी कम है कि हम उसको दवाई के ज़रिए पूरा ठीक नहीं कर सकते, जिसमें इक्सी की ज़रूरत है। या शुक्राणु बन तो रहे हैं लेकिन ट्यूब बंद होने की वजह से बाहर नहीं आ पा रहे, तो ऐसे केस में हम बायोप्सी के ज़रिए स्पर्म लेते हैं और उससे आप ही का बच्चा बना सकते हैं, लेकिन आईवीएफ इक्सी के ज़रिए। इसी तरह फीमेल्स में अगर हमारी नलें डैमेज हैं, कंप्लीटली ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, तो ऐसे ब्लॉक ट्यूब्स को हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज में मतलब हम लैप्रोस्कोपी के ज़रिए कुछ ऐसी परेशानी है जो ठीक कर सकते हैं। कुछ ट्यूब्स इतनी ख़राब होती हैं कि हम दूरबीन के ज़रिए ठीक नहीं कर सकते, या वो डायलेटेड होती हैं, हाइड्रोसैल्पिंग्स होते हैं, सिवियर एंडोमेट्रियोसिस होती है, फ्रोजन पेल्विस होता है। हम उसमें दूरबीन से जाकर भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते क्योंकि और ऑर्गन्स को डैमेज करने का डर होता है। तो ऐसे केसेस में हम आईवीएफ की सलाह देते हैं। या आपको अगर डोनर एग की रिक्वायरमेंट है, आपकी अंडेदानी ने काम करना बंद कर दिया, प्री मैच्योर मीनोपॉज आ गया, तो हम नए अंडे आपके शरीर में नहीं डाल सकते। ऐसे केस में डायरेक्टली हमें आईवीएफ की ज़रूरत होती है। कई कंडीशन है जिसमें आईवीएफ चाहिए जो लास्ट रिजॉर्ट नहीं है, जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है, बिकॉज आपकी इंडिकेशन ऐसी है। राइट। सो दिस मीन्स सब कपल्स डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल। किसी और कपल का क्या ट्रीटमेंट हुआ और आपको क्या एडवाइस दी जा रही है, वो तुलना सही नहीं है ना। डॉक्टर जानते हैं कि क्या डिस्कशन हुआ है, क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली आपको, उस हिसाब से ट्रीटमेंट होगा ना। ये सोचना कि अरे मेरे बाजू वाले का तो आईयूआई से कंसीव हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, दैट्स नॉट राइट। नॉट एट ऑल। तो आपकी जो परेशानी है पहले आप उसको समझो, डॉक्टर क्या बता रहे हैं इसको सारी रिपोर्ट्स के साथ समझो, फिर आपको जो ट्रीटमेंट एडवाइस हो रहा है भाई उसको डिटेल में बात कर कर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेकर तब आगे बढ़ो। और आईवीएफ में भी हमें ऐसा लगता है कि 100% की गारंटी नहीं है, तो हम ये सोचें कि भाई हम आईवीएफ लास्ट में कराएंगे और वहाँ पहुँचते पहुँचते हमारा इतना टाइम, एनर्जी, पैसे सब तरीके से हम ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं कि आईवीएफ फेल होने के बाद हम डिप्रेशन में चले जाएं, या ये सोचें कि आईवीएफ तो हम तभी कराएंगे जब डॉक्टर 100% का गारंटी लेकर कहेगा कि हम आपको स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे रहे हैं 100% हो जाएगा। तो ऐसा इलाज नहीं है ना, आईवीएफ में 100% की गारंटी नहीं है। क्या आप थोड़ा हमें समझा सकते हैं सब दर्शकों को कि क्यों 100% आईवीएफ में नहीं हो पा रहा? देखिए, आईवीएफ में असिस्टेड प्रेगनेंसी है, मतलब हम आपके ही अंडे और शुक्राणु से बच्चा बना रहे हैं, लेकिन अगर अंडे में ज़्यादा कमी है या शुक्राणु की
प्रॉब्लम है कि वो अंडा फर्टिलाइज तो कर रहा है लेकिन बढ़ नहीं पा रहा बच्चा उससे, या जो बच्चा बन रहा है वो एबनॉर्मल है, तो इसमें आईवीएफ फेल कर सकता है। इसी तरीके से अगर बच्चेदानी में कोई परेशानी है, कोई मेजर प्रॉब्लम है कि यूट्रस की कंडीशन ऐसी है कि हम दवाइयों के ज़रिए, ऑपरेशन के ज़रिए उसको बहुत ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी आईवीएफ फेल कर सकता है। कई जेनेटिक कारण भी होते हैं, जैसे आपके जो हम माइक्रोस्कोप में देखकर नहीं बता सकते कि एक्चुअली ये एम्ब्रियो में प्रॉब्लम है या नहीं, उनके लिए एक्सटेंसिव टेस्ट हैं, जेनेटिक टेस्टिंग है एम्ब्रियो की, जिससे हम भ्रूण में ये पता कर सकते हैं कि जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो बहुत सारे आईवीएफ रिसर्च बताती है इसलिए भी फेल करते हैं क्योंकि बच्चा नॉर्मल नहीं होता, उसमें जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, या कुछ और हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से यूट्रस में बच्चा इम्प्लांट नहीं हो पाता। कुछ इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, आपकी बॉडी बच्चे को एज अ फॉरेन देखती है तो उसको रिजेक्ट करती है, एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो कई कारण हैं, ये इवॉल्विंग साइंस है, हम डेली न्यूज़ में देखते हैं कुछ ना कुछ इसमें नया हो रहा है। तो अपने कारण पता करना, क्यों हमारा आईवीएफ फेल करा, इसको पता करना बहुत ज़रूरी है। राइट, तो वही वो डिटेल डिस्कशन तो अपने डॉक्टर के साथ ही बिल्कुल करके पता लगेगा। राइट, एंड मुझे ऐसे लगता है जो आप बता रहे थे कि आईवीएफ फेल हो जाता है, बहुत लोग डिप्रेस हो जाते हैं, ऐसा होता है, इट्स प्रॉबेबली बिकॉज वो बहुत उम्मीद अटैच कर लेते हैं उससे। हमें बहुत आईवीएफ से ऐसा लगता है कि आईवीएफ जैसे कोई जादू की छड़ी है, जैसे डॉक्टर ने घुमाया और हमारी प्रेगनेंसी हो गई। आईवीएफ जादू की छड़ी नहीं है, खाली और खाली एक इलाज है। अगर आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हो और ये कहते हो कि मुझे ये हार्ट का प्रॉब्लम है, क्या मैं 100% ठीक हो जाऊंगा? आप एंजियोप्लास्टी कर दो या ओपन हार्ट सर्जरी कर दो, मेरे को लेकिन 100% ठीक होना है, कोई भी डॉक्टर आपको गारंटी नहीं दे सकता। इसी प्रकार आईवीएफ में भी हम बच्चा अच्छे से अच्छा बनाएं, यूट्रस को प्रिपेयर करें, आपकी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए सारा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर कर आगे बढ़ें, हम ये सब करेंगे। लेकिन फिर भी हमारे हाथ में 100% जादू की छड़ी नहीं है कि हम इसको करेक्ट कर पाएँ। तो कई बार आईवीएफ में पहली बार में प्रेगनेंसी होती है, कई बार पहली बार ना होकर दूसरी तीसरी बार में भी होती है ना। सो इसको ये समझना ज़रूरी है और आईवीएफ से इतनी उम्मीद ना रखें कि अगर वो फेल हो जाए तो हम डिप्रेशन में चले जाएं। कोशिश करनी ज़रूरी है, अगर हम कोशिश नहीं करें तो हम तो ज़ीरो पे है। बिल्कुल, भले आईवीएफ से 100 नहीं पहुंचा, एटलीस्ट ज़ीरो से तो बहुत ही आगे है। सो अगर हम आईवीएफ करते हैं तो कम से कम 50-60% तो चांस है, 70% तक चांस है कि प्रेगनेंसी हो जाएगी। राइट, सो दैट्स अ बिग नंबर, ज़ीरो के कंपैरिजन में तो बहुत ही बढ़िया है ना। तो ट्राई करना तो चाहिए ना, कोशिश के बिना कहाँ कुछ मिलता है। राइट, सो कुछ और आप डिटेल्स बताना चाहोगे, कोई एनेक्डोट्स अबाउट पेशेंट जिसमें आपको लग रहा था प्रॉबेबली थोड़ा डिफिकल्ट था, बट हौसला बनाए रखा, मे बी 2-3 ट्रायल्स? देखिए ऐसे तो बहुत सारे पेशेंट हैं, बिल्कुल। अगर आप बात करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बिल्कुल हार कर आते हैं। एक पेशेंट मेरे पास आई थी कहीं और से, 3 साइकिल आईवीएफ की करा कर आई थी, और आने के बाद वो लड़की बहुत डिप्रेस थी, अपने हस्बैंड, मदर इन लॉ, मदर, ब्रदर सबके साथ आई थी। एंड उनका ये कहना था कि मैडम मेरे को बच्चा तो चाहिए लेकिन मैं आईवीएफ नहीं करा पाऊंगी, मैं इतनी डिप्रेस्ड हूँ, इतनी मेंटली डिस्टर्ब्ड हूँ कि मुझे आईवीएफ के नाम से भी डर लगता है। मैंने उनसे बहुत सारी बातें पूछी, उनके रिकॉर्ड्स देखे, मुझे ये समझ आया कि इनको इंजेक्शन से फोबिया हो गया है, तो इंजेक्शन वो नहीं लगाना चाहती। तो वो अगर आईवीएफ कराना भी चाहती हैं तो बिना इंजेक्शन के कराना चाहती हैं। एंड बिलीव मी, हमने उनका आईवीएफ बिना इंजेक्शन के करा एंड खाली दवाइयों के ज़रिए करा, एंड वो लेडी फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रेग्नेंट हुई, डिलीवर करी, उसके पास अभी एक हेल्दी बेबी है, और दूसरी प्रेगनेंसी के लिए वो 3 साल बाद हमारे पास दोबारा आई। सो डू नॉट गेट डिप्रेस्ड, ये नहीं सोचो कि भाई आईवीएफ में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आपको कुछ ऐसे फोबिया हैं कि भाई आप इंजेक्शन से डरते हो, अल्ट्रासाउंड से डरते हो, या इंटरनल जांच नहीं करा पाते हो, तो हम इनको अवॉइड करके थोड़ी साधारण तरीके से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसकी सल्यूशन है, बिल्कुल, बस बात करनी ज़रूरी है। बात करनी ज़रूरी है, उसमें आप अगर आगे आकर इतनी हिम्मत करनी है कि डॉक्टर तक पहुंचना है, उसके बाद अगर आप
आपको ठीक लगता है तो मुझे लगता है आप बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जाओगे, लेकिन अगर डॉक्टर तक ही नहीं पहुंचोगे तो घर पर बैठकर डायरेक्टली ट्रीटमेंट नहीं होगा, सालों साल बस निकलते जाएंगे। एंड एक्चुअली इससे आई थिंक पेशेंट्स को और गिल्ट भी होता है, बिकॉज समाव हमारे कम्युनिटी में ऐसा है कि अगर बच्चा नहीं है तो बांझपन को ऐसे, है ना। देखिए बांझपन अभी ये बहुत गंदा शब्द है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये कहना, बट ये हमारी सोसाइटी है, हमारी इंडियन सोसाइटी में थोड़ा मानसिकता ऐसी है कि जैसे ही किसी की शादी होती है सबसे पहले घर वाले आपको ये प्रेशराइज करने लगते हैं कि गुड न्यूज़ कब आ रही है, कब अच्छी खबर सुना रहे हो, इतने दिन हो गए क्यों। आई थिंक ये स्ट्रेस भी काउंटर प्रोडक्टिव होता है, यू नो अभी हमें ये समझना है कि इतना मेंटल टेंशन लेकर हमें नहीं चलना है, रिलैक्स रहो, अपनी लाइफ एंजॉय करो, एंजॉयमेंट के साथ साथ ये डिसाइड करो कि भाई आप अभी तैयार हो नहीं तैयार हो बच्चे के लिए। अगर तैयार हो तो अपना अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ो, और अगर तैयार नहीं हो तो एटलीस्ट डॉक्टर से जाकर मिल लो और ये समझ लो कि अभी कितना टाइम है, कितनी दिन वेट कर सकते हो, फिर प्रेगनेंसी प्लान करो, परेशानी नहीं होगी। सो आई थिंक जस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा हमारे पेशेंट्स को काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़रूरी। सो ऐसे सर्विसेज अवेलेबल रहते हैं वेयर यू कैन टॉक टू देम? बिल्कुल, तो सबसे ज़रूरी सर्विस हमारे लॉ के हिसाब से भी काउंसलिंग है। अगर कोई पेशेंट इनफर्टिलिटी के साथ आ रहा है तो उसको सबसे पहले एक काउंसलर की ज़रूरत है, तो उसमें हमारे साथ साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सर्टिफाइड काउंसलर्स, ऐसे कई लोग होते हैं जो साथ में काम करते हैं। अगर हमें लगता है कि पेशेंट डिप्रेस्ड है या उसको एक साइकेट्रिस्ट की या साइको काउंसलिंग की ज़रूरत है तो सबसे पहले हम उनकी काउंसलिंग कराकर उनका मेंटल जो ब्रेक डाउन हो रहा है या स्ट्रेस हो रही है उसको कम करते हैं, फिर आगे ट्रीटमेंट के लिए बढ़ते हैं। राइट, सो डू यू थिंक ये स्ट्रेस लेना कैन आल्सो बी अ कॉज फॉर आईवीएफ फेलियर्स? देखो स्ट्रेस से प्रेगनेंसी ना हो ये भी एक कारण है, और आईवीएफ से ना हो ये भी हो सकता है, तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है, बट एक इकलौता कारण नहीं है। बहुत लोग आकर हमें कहते हैं कि मैम हमें तो बहुत स्ट्रेस है, हमारी तो प्रेगनेंसी स्ट्रेस से ही नहीं हो रही है। तो स्ट्रेस हम कह सकते हैं भाई 10-15% केस में स्ट्रेस की वजह से नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली स्ट्रेस की वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती। It's a contributing factor. Yes, it is a contributing factor, but it can't be the only factor. So मुझे लगता है डॉक्टर सृष्टि, अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा रखें और अच्छी सोच के साथ ये समझें कि गुड सेक्सुअल प्रैक्टिस क्या होता है, आपका एग रिजर्व कैसा है, स्पर्म पैरामीटर कैसे हैं, क्या खाना चाहिए, क्या स्ट्रेस अवॉइड करनी चाहिए, तो हम काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। That's right. आप क्या कहना चाहोगे? आपको लगा कि हमारे बात करने से हमारे दर्शकों को कुछ बेनिफिट मिलेगा? डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल। जानकारी तो हमें मिली ही है, प्लस आई थिंक काउंसलिंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। एंड आई गेस यू नो इसे भी शायद कोई ऐसी बीमारी जैसे हमें मान लेना चाहिए, जैसे किसी को कोई घर में कोई बीमार हो तो सब उन्हें सपोर्ट करते हैं, उन्हें हेल्प करते हैं। इनफैक्ट इसमें ब्लेम गेम खेलना हमें बंद करना चाहिए कि तुम में कुछ प्रॉब्लम है, ये एक बीमारी है, डॉक्टर के पास जाओ, बीमारी का कारण पता चलेगा, हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। और दोनों की दिक्कत है, एक की दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि खाली लड़की में परेशानी है या खाली लड़के में परेशानी है, ये आपस में मिलकर ही हम सुलझा सकते हैं, अकेले अकेले इलाज नहीं करा सकते हैं। That's right. That's the most important thing. कपल का evaluation होना बिल्कुल। So I hope. Yeah, thank you so much for this informative session. I hope दर्शकों को भी इससे कुछ फ़ायदा हुआ हो। अगर आप और कुछ जानकारी चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बिल्कुल, हम आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको आंसर करने के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू।